जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 के सोशियोलॉजी समाज शास्त्र के जो है PYQ सब्जेक्टिव हम लोग देखने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग 3 नंबर वाले महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो आपके PYQ बेस्ड होंगे। सभी सवाल जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं और सभी सवालों का आंसर मैंने इस तरह बनाया है ताकि आपको ना ही उतारना पड़े और ना ही आपको रटना पड़े। मात्र सिर्फ वीडियोज़ को अगर आप अच्छे से देख लेते हो, अगर 1 से 2 बार, तो फिर आप लोगों को याद हो जाएगा। और अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसते हैं तो फिर आप वहाँ पे उसको लिख पाओगे। इतना आसान और सरल भाषा में मैंने आंसर तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं और देखिए क्या है आज का पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में आपसे बोला गया है कि बिरसा आंदोलन से आप क्या समझते हैं। काफ़ी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बार बार आता है, ध्यान से रखिएगा। बिरसा आंदोलन 19वीं सदी के अंत में झारखंड क्षेत्र के आदिवासियों द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। अच्छा एक बात बताइए, जो बिरसा थे वो कौन थे? आदिवासी थे। तो आदिवासियों के द्वारा ही आंदोलन चलाया गया होगा, इसमें तो कोई रटने वाली बात नहीं है। आइए, इसके नेतृत्व में बिरसा मुंडा, इसका नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। ठीक है, इसलिए इसे बिरसा आंदोलन कहा जाता है। जो उसका नेतृत्व करता है, जो उसका हीरो रहता है, उसी के नाम पर जो है आंदोलन का नाम पड़ता है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अंग्रेज़ों और जमींदारों के शोषण से आदिवासियों को मुक्त कराना था। आंदोलन का उद्देश्य क्या हो सकता है भाई? अंग्रेज़ों से और जो जमींदारों का जो शोषण हुआ करता था उनसे मुक्त कराना था। उस समय आदिवासियों की ज़मीन छीन ली जाती थी और उन पर जबरन लगाया जाता था, यानी कि टैक्स। बिरसा मुंडा ने लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया और उन्हें एकजुट होकर अन्याय के विरोध करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी संस्कृति परंपराओं को बचाने पर भी जोर दिया। यह आंदोलन केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और धार्मिक सुधार से भी जुड़ा था। हालांकि अंग्रेज़ों ने इसे दबा दिया, फिर भी इस आंदोलन ने आदिवासियों में आत्मविश्वास और अधिकारों की भावना जगाई। आज भी बिरसा मुंडा एक महान स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी नेता के रूप में याद किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता क्या है। काफ़ी अच्छा सवाल है, एग्जाम में बार बार आता है, तो ध्यान से देखिएगा। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य के किसी भी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना है कि जो राज्य है ना, वो किसी भी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं देगा, यानी कि ज़्यादा वैल्यू नहीं देगा, बल्कि सभी धर्मों को समान सम्मान और स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ हर नागरिक को अपनी पसंद धर्म मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने का अधिकार है। इसका उद्देश्य समाज में समानता, भाईचारा बनाए रखना है ताकि धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो। धर्मनिरपेक्षता यह भी सिखाती है कि सरकार के निर्णय धर्म से प्रभावित नहीं होने चाहिए, बल्कि सभी को हित को ध्यान में रखकर लिया जाना चाहिए। इससे अलग अलग धर्मों के लोगों में शांति के साथ रह पाते हैं। स्कूल, सरकारी संस्थान और कानून सभी नागरिकों के लिए सामान्य होते हैं। इस व्यवस्था से देश में एकता मजबूत होती है और सामाजिक संघर्ष कम होते हैं। इसलिए धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 में। कहा गया माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत पर चर्चा करना है। ये भी सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है। आइए इसके आंसर को देखते हैं। देखिए, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत अंग्रेज अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने दिया। उनके अनुसार जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है जब खाद्य उत्पादन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाता। उन्होंने बताया कि जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात 2-4-8-16 में बढ़ती है, जबकि भोजन अंकगणितीय अनुपात 1-2-3-4 में बढ़ता है। इससे एक समय ऐसा आ सकता है जब लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं होगा और गरीबी, भूख तथा बीमारियां बढ़ेंगी। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय बताए। कौन कौन? प्राकृतिक नियंत्रण जैसे महामारी, युद्ध और अकाल, तथा कृत्रिम नियंत्रण जैसे देर से विवाह और परिवार नियोजन। ठीक है, हालांकि आधुनिक तकनीक और कृषि विकास के कारण खाद्य उत्पादन बढ़ा है, फिर भी यह सिद्धांत हमें जनसंख्या संतुलन बनाए रखने की सीख देती है। इसलिए संसाधनों का सही उपयोग और जनसंख्या नियंत्रण आज भी जरूरी माना जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में। कह रहा है भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद के प्रभाव का वर्णन करना है। देखिए, उपनिवेशवाद
का अर्थ है जब कोई शक्तिशाली देश दूसरे देश पर शासन करता है और उसके संसाधनों का उपयोग अपने लाभ के लिए करता है। भारत पर अंग्रेजों के शासन ने समाज पर गहरा प्रभाव डाला। आर्थिक रूप से भारत कमजोर हुआ क्योंकि कच्चा माल विदेश भेजा जाता था और भारतीय उद्योगों को नुकसान हुआ। किसानों पर भारी कर लगाए गए जिससे गरीबी बढ़ी। सामाजिक स्तर पर अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा, रेल, डाक और संचार व्यवस्था शुरू की जिससे लोगों में जागरूकता आई। इसी जागरूकता ने स्वतंत्रता आंदोलन को भी मजबूत किया। दूसरी ओर उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई जिससे समाज में विभाजन बढ़ा। भारतीय संस्कृति और परंपरा पर भी प्रभाव पड़ा। कुल मिलाकर उपनिवेशवाद ने भारत को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया, लेकिन साथ ही आधुनिक सोच और राष्ट्रीय एकता की भावना को भी जन्म दिया। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, भूमंडलीकरण के सकारात्मक परिणाम की विवेचना करें। देखिए, भूमंडलीकरण का अर्थ है दुनिया के देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ना। इसके कई सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले व्यापार बढ़ने से नए रोजगार के अवसर पैदा हुए और लोगों की आय में वृद्धि हुई। विदेशी कंपनियों के आने से नई तकनीक और बेहतर उत्पाद उपलब्ध हुए जिससे जीवन स्तर सुधरा। शिक्षा और संचार के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ जिससे दुनिया पहले से ज़्यादा जुड़ी हुई महसूस होती है। लोग अन्य देशों की संस्कृति, खान पान, विचारों को जानने लगे जिससे आपसी समझ बढ़ी। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से वस्तुओं की गुणवत्ता बेहतर हुई और कीमतों में कई बार कम हुई। इसके अलावा आईटी और सेवा क्षेत्र में भारत को विशेष लाभ मिला। इस प्रकार भूमंडलीकरण ने विश्व की गति तेज की और लोगों के जीवन को आधुनिक सुविधाजनक बनाया। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में। हमारा अगला सवाल है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के परिणामों को उजागर करना है। देखिए, इसके आंसर में आपको लिखना है कि भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कई प्रभाव देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा प्रभाव संसाधनों पर दबाव के रूप में सामने आता है। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है? संसाधन जितने हैं उस पर तेज़ी से दबाव बनता है, यानी कि उसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आप देखेंगे भोजन, पानी, आवास, रोजगार की मांग बढ़ जाती है जिससे सभी को पर्याप्त सुविधाएं देना कठिन हो जाता है। बेरोजगारी और गरीबी की समस्या भी बढ़ती है। शहरों में अधिक भीड़ होने से झुग्गी झोपड़ियाँ बढ़ती है और यातायात तथा प्रदूषण की समस्या भी गंभीर हो जाती है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी अतिरिक्त बोझ बढ़ता है। हालांकि जनसंख्या अधिक होने पर एक सकारात्मक पक्ष यह भी है कि देश को बड़ी कार्यशक्ति मिलती है जो विकास में मदद करती है, लेकिन इसके लिए सही योजना और संसाधनों का उचित वितरण जरूरी है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा का प्रसार और जागरूकता बेहद आवश्यक है ताकि देश का संतुलित विकास हो सके। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, कह रहा है कि जाति एवं वर्ग में अंतर स्पष्ट करना। ये भी सवाल अच्छा है। देखिए, जाति और वर्ग दोनों ही समाज के विभाजन के रूप में हैं, लेकिन इनके आधार अलग अलग होते हैं। जाति जन्म पर आधारित होती है, यानी व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वही उसकी पहचान बन जाती है और इससे बदलना लगभग असंभव होता है। इसमें विवाह, खान पान और सामाजिक संबंधों पर कई नियम होते हैं। दूसरी ओर वर्ग आर्थिक स्थिति पर आधारित होता है। व्यक्ति अपनी शिक्षा, मेहनत और आय के आधार पर वर्ग बदल सकता है, जैसे गरीब से अमीर बनना। जाति व्यवस्था अधिक कठोर मानी जाती है जबकि वर्ग व्यवस्था लचीली होती है। आधुनिक समाज में जाति का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है जबकि वर्ग का महत्व बढ़ रहा है। फिर भी दोनों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है और सामाजिक असमानता को समझने में मदद मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 8 पे। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन पर प्रकाश आपको डालना है। देखिए, चिपको आंदोलन एक प्रसिद्ध पर्यावरण आंदोलन था जो 1970 के दशक में उत्तराखंड में शुरू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य जंगलों को काटने से बचाना था। जब ठेकेदार पेड़ों को काटने आते थे तब गाँव के लोग, खासकर महिलाएं, पेड़ों से चिपक जाती थी ताकि उन्हें काटा ना जा सके। इसी कारण इसका नाम चिपको पड़ा। इस आंदोलन ने यह संदेश दिया कि जंगल केवल लकड़ी का स्रोत नहीं है बल्कि वे जल, मिट्टी और पर्यावरण की रक्षा करते हैं। इससे भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं को रोकने में भी मदद मिलती है। चिपको आंदोलन ने पूरे देश में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई और सरकार को भी वन संरक्षण के लिए कड़े कदम उठाने पड़े। यह आंदोलन हमें प्रकृति की रक्षा करने और संतुलित विकास अपनाने की प्रेरणा देता है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण के प्रभाव के उल्लेख करना है। देखिए, पश्चिमीकरण का अर्थ होता है पश्चिमी देशों की जीवन शैली, शिक्षा, तकनीक और विचारों का प्रभाव। भारतीय समाज पर इसका गहरा असर पड़ा है। सकारात्मक रूप से देखें तो आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, लोकतंत्र और मानवाधिकार जैसे विचारों का प्रसार हुआ। महिलाओं की स्थिति में सुधार आया और बाल विवाह जैसी कुरीतियों में कमी हुई। लोग अधिक जागरूक हुए, प्रगतिशील बने, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। पारंपरिक मूल्य और संस्कृति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी।
जब आप पश्चिमीकरण की नीति को अपनाओगे तो हमारा जो संस्कृति है वो धीरे धीरे खत्म होगा और लोग अपनी परंपराओं से दूर होने लगे। भौतिकतावाद बढ़ा, जिससे सरल जीवन की जगह दिखावे पर जोर बढ़ा। फिर भी पश्चिमीकरण ने समाज को नई दिशा दी और विकास के अवसर बढ़ाए। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम आधुनिकता को अपनाएं, लेकिन अपनी संस्कृति और पहचान को भी बनाए रखें। ठीक है, देखो पश्चिमीकरण का मतलब होता है दूसरे देशों को फॉलो करना। ठीक है, जैसे हम लोगों में पश्चिमीकरण में तो अमेरिका की तरफ से सारा कल्चर आ गया। पहले हमारे यहाँ जो लड़कियाँ जीन्स पैंट नहीं पहनती थी, अब जीन्स पैंट पहनने लगी। ये सब कहाँ से आया? ये सब पश्चिमीकरण है। ठीक है, यही सब होता है। तो इसी पर अगर आ जाएगा तो आप लोग अपना आंसर देना। ठीक है, भारत में जाति व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन करें। देखिए, भारत की जाति व्यवस्था एक प्राचीन सामाजिक व्यवस्था है जिसमें समाज की कई जातियों में बांटा गया था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह जन्म पर आधारित थी। हर जाति का पारंपरिक पेशा तय होता था, जैसे खेती, व्यापार, सेवा। इसमें ऊंच नीच की भावना भी पाई जाती थी, जिसमें सामाजिक असमानता बढ़ी। जाति व्यवस्था में अपने ही समूह में विवाह करने की परंपरा रही है। खान पान और सामाजिक मेलजोल पर भी कई प्रतिबंध थे। हालांकि आधुनिक शिक्षा, कानून और जागरूकता के कारण इस व्यवस्था का प्रभाव कम हो रहा है, फिर भी कुछ क्षेत्रों में ये अभी भी मौजूद है। आज समाज समानता और अवसरों की बात करता है, इसलिए जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य एक अधिक न्यायपूर्ण और समरस समाज बनाना है। तो देखिए, इसके बारे में इसको अच्छा से आप लोग पढ़ लीजिएगा, खुद से भी पढ़िएगा, वीडियो रोक करके, आवाज़ म्यूट करके, तो आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, एंड चैनल पर जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। आप लोग बोलते हो भैया सोशोलॉजी का वीडियो लाए, सोशोलॉजी का वीडियो तो मैं ला दूंगा, लेकिन आप लोग लाइक ही नहीं करते हो, नहीं शेयर करते हो। व्यूज़ नहीं आएगा तो फिर वीडियो कैसे बनाएंगे? वीडियो बनाने में समय लगता है भाई, एक वीडियो उसको बनाने में 2 घंटे का समय लगता है, कैसे बनाएंगे? हिम्मत नहीं करता है। जब व्यूज़ ही नहीं आएगा, आप लोग लाइक ही नहीं करोगे, तो फिर कैसे बनेगा? ठीक है, इसीलिए नहीं बना पाते हैं। आप लोग अगर चाहते हो कि जल्दी जल्दी वीडियो आए तो आप लोग जल्दी जल्दी शेयर किया करो दोस्तों को। आप लोग दोस्तों को कभी शेयर ही नहीं करते हो। शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।